हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जीएस फाउंडेशन क्लास मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रीजनल एस्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 18th 19th सेंचुरी। इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब की कहानी आपको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पंजाब। तो एक बार थोड़ा हेडलाइंस कुछ लिख दूं, फिर एक स्टोरी डेवलप कर देता हूं, फिर उसके बाद सारे मेन पॉइंट्स लिख लेंगे हम लोग। राइट नाउ विथ मी पेज नंबर 1। डेट आज क्या है? 24 मार्च 2023 और ये चल रहा है हमारा क्लास जीएस फाउंडेशन क्लास है इसी की। अब अगला जो पॉइंट बनता है उसको ध्यान देंगे। जीएस बाई सुनील सर 9818154537। कोई भी सवाल हो, कोई बात हो, कुछ पूछना हो, यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के तहत हम पढ़ने जा रहे हैं दी पंजाब स्टेट। दी पंजाब स्टेट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए। अब पंजाब स्टेट के संदर्भ में जो बात होगी उसके सिलसिले में होता है क्या? फाउंडर। फाउंडर कौन है? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के संदर्भ में बात करेंगे। अब आइए कैपिटल। तो कैपिटल इसका जो है वो क्या है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, बैंक ऑफ रावी रिवर। अब आइए बेटा, ये तो कैपिटल की बात हो गई। ठीक है ना। इनका जो एम्पायर था, पंजाब एम्पायर है, पंजाब स्टेट। ठीक है, इनका पंजाब स्टेट जो है क्या कहलाता? इनका जो राज्य था वो क्या कहलाता? ठीक है, तो याद रखिएगा, सरकार ए खालसा, ये राज्य का नाम था। इनका जो दरबार था लाहौर कोर्ट यानी दरबार, राजा का किंग्स दरबार,
क्या कहलाता, उसको क्या कहते, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं दरबार ए आला, दरबार ए आला कहा गया, ठीक है। अब आइए, जो महाराजा रंजीत सिंह हैं, महाराजा रंजीत सिंह इनका टाइटल क्या था, लोग इनको प्यार से कहते शेर पंजाब। शेर ए पंजाब। चलिए ये एक बार लिख लीजिए, फिर एक स्टोरी में डेवलप कर देता हूं। मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, पंजाब राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पंजाब राज्य के संस्थापक हुए महाराजा रंजीत सिंह। इनकी राजधानी हुई लाहौर, जो रावी नदी के किनारे। और पंजाब राज्य जो इनका था उसे क्या नाम मिलता, सरकार ए खालसा। और लाहौर कोर्ट जो इनका जो किंग्स का जो दरबार था उसका क्या नाम था, दरबार ए आला। महाराजा रंजीत सिंह को क्या टाइटल मिली, शेर ए पंजाब, ठीक है ना। और कोई टाइटल मिली, हाँ एक टाइटल और, इनको एक और बात कही जाती है, वो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कही जाती है, शेर ए पंजाब और जन्मजात, बाय बर्थ लीडर, ठीक है, बाय बर्थ लीडर, ठीक है। यानी शेर ए पंजाब और जन्मजात नेता, जन्मजात नेता, ठीक है। आइए, अब ये तो आपने देखा, अब इसके बारे में बात करेंगे। He belongs from सूरचकिया मिशल 1/12 मिशल इन पंजाब। अब बेटा सारी बातें हम बताएंगे। तो इनका एक टाइटल है शेर ए पंजाब, इन्हें माना गया है जन्मजात नेता। ये बिलोंग करते थे सूरचकिया मिशल से। वहाँ 12 मिशल थे पंजाब में, उनमें से एक मिशल सूरचकिया मिशल था। अब सारी बातों को आगे लेकर चलते हैं, गौर से सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की, जिसकी सीमा उस जमाने में आज का हरियाणा, पंजाब, आधे से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, पूरा जो जम्मू रीजन है, और ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का पंजाब, और ये जो दिल्ली है उसका एक अच्छा खासा भाग। तो दिल्ली का अच्छा खासा पार्ट, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आधा, जम्मू कश्मीर पूरा, और लद्दाख का पार्ट, और पाकिस्तान वाला पंजाब, जो लाहौर है राजधानी तो वहीं थी। तो ये पूरा कहलाता पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, जिसे हम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जहाँ 5 नदियाँ बहती है, उस भूखंड को, उस क्षेत्र को कहा गया पंजाब। पंज यानी 5, आब जो पर्शियन लैंग्वेज है यानी रिवर, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स कॉल्ड पंजाब। ध्यान देंगे, पंजाब में हम देखते हैं गुरु नानक देव 1469 में पैदा हुए और 1539 में डेथ कर गए। समय के साथ 10 गुरु हुए।
10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जो हम देखते हैं 1666 में पैदा हुए। मालूम ही है, पटना, जो हम पटना साहिब कहते हैं वहाँ, और उनकी हत्या कर दी गई थी नांदेड़ गोदावरी तट महाराष्ट्र में 1708 में। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व किए। बंदा बहादुर को मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने पकड़ लिया और अंततः फांसी की सजा दे दी। फिर उसके बाद हमारे एक लीडर हुए कपूर सिंह। कपूर सिंह फिर सिख धर्म को एक लीडरशिप दिया और आगे बढ़ाए। समय गुजरा और हमारे सिख समुदाय के लोग ऐसे 12 फैमिलियर कुनबा बन गया। जैसे हमारे जाटों में खाप होता है, जैसे हमारे हिंदू सनातनी ब्राह्मणों में हम लोग परगना कहते हैं, जिसको हम लोग जबार भी कहते हैं, वैसे ही सिखों में कुछ फैमिलीज डेवलप हो गई और उनकी एक कल्चरल सांस्कृतिक रीजनल पहचान बन गई और ऐसे 12 कुल बन गए। और ये इसी पंजाब की धरती पर ये 12 कुल जाने गए 12 मिशल के नाम से, जैसे सूरचकिया मिशल, कपूर मिसल, खालसा मिसल, अहलुवालिया मिशल। ये लोग आज भी अपने मिशल का टाइटल लगाते हैं, नाम लगाते हैं। तो ये 12 मिशल थे, आपस में बटे हुए थे। इनमें से सूरचकिया मिशल में एक बुद्ध सिंह हुए, जो बहुत ही अच्छे नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। फिर उनके बाद चरत सिंह हुए, फिर ऐसे ही महासिंह हुए, और महासिंह के बेटे के तौर पे रंजीत सिंह पैदा हुए। रंजीत सिंह को बचपन में ही चेचक हो गया, तो पूरे शरीर पर चेचक का दाग था, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इस वजह से उनकी एक आंख चली गई, तो वो चाइल्डहुड से ही एक आंख से ब्लाइंड हो गए। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने मिशल सूरचकिया की गद्दी संभालनी पड़ी पिता के देहांत की वजह से। तो बाय बर्थ लीडरशिप है। 12 वर्ष में सूरचकिया मिशल की गद्दी को संभाला और समय के साथ 10 सालों के भीतर पंजाब के ये 12 मिशल, जिसमें एक खुद सूरचकिया मिशल भी था, सबको यूनाइट करके एक पंजाब राज्य की नींव रख दी। समझ में आई हमारी बात? तो पंजाब राज्य की नींव महाराजा रंजीत सिंह ने रखी और सब सूरचकिया मिशल के अधीन हुआ और पंजाब स्टेट कॉल्ड हुआ। आप कह सकते हैं जैसे 565 रियासतें मिलकर के एक समग्र भारत बना, ऐसे ही 12 मिशल मिलकर एक पंजाब राज्य बना। तो इसका यूनिफिकेशन का काम सूरचकिया मिशल के नेतृत्व में महाराजा रंजीत सिंह ने किया। और जब पंजाब राज्य को फाउंड किया तो उन्होंने जो है पंजाब का फाउंडर माना गया। एक बार क्या होता है, काबुल का राजा है जमान शाह। जमान शाह चेनाब नदी को क्रॉस कर रहा था अपने असले, गोले बारूद, तोप, बंदूकें, जो कुछ भी होती थी उस ज़माने में, हथियार, उन सब के साथ उनकी सेना चेनाब नदी को क्रॉस कर रही थी। बहुत सारी सेनाएं बह गई, घोड़े बह गए, हथियार बड़े पैमाने पर डूब गए चेनाब नदी में, पर चला गया वो काबुल। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने अपने गोताखोरों की मदद से, डाइवर्स की मदद से चेनाब नदी में सारे डूबे हुए जितने भी मिल सके असले, ये सब तोप निकलवा कर काबुल भिजवा दिया। इस बात से काबुल का राजा जमान शाह प्रसन्न हुआ और उसका किंगली एटीट्यूड देखकर जमान शाह ने टाइटल दिया कि मैं तुम्हें राजा मानता हूँ, यू आर रियली किंग, और कहा मैं तुम्हें सिंधु नदी के उस पार, काबुल की तरफ से देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से
तो उसने क्या कहा, सिंधु नदी के पूरब का क्षेत्र का मैं तुम्हें राजा मानता हूं, यू आर किंग ऑफ ट्रांस इंडस रिवर। तो राजा का उपाधि जमान शाह ने दिया रंजीत सिंह को, और महाराजा के नाम से वो जाने गए, महाराजा रंजीत सिंह। समय के साथ उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई, चेचक के दाग थे, एक आंख से अंधे थे, और बहुत ही धर्म सहिष्णु व्यक्तित्व के धनी हुए, रिलीजियस टॉलरेंट। लाहौर में जब कोई भी साधु, सन्यासी, दरवेश, हिंदू, मुसलमान किसी भी धर्म के आते तो वो अपनी गद्दी पर नहीं विराजते, उनको गद्दी पर बैठाते और चरणों में खुद बैठते। इनकी सेना में कहते हैं 27 से ज्यादा देश, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग थे सेना में। तो इनकी सेना भी बहुराष्ट्रीय, बहुधर्मी, बहुजाति पर आधारित थी। सिख ये भले हैं, पर ये कोई सिख राज नहीं था, ये एक रिलीजियस टॉलरेंट स्टेट था, धर्म सहिष्णु चरित्र का राज्य था। इनकी राजधानी लाहौर में एक टकसाल था, मुद्रा ढालने का केंद्र यानी मिंट, और दूसरा टकसाल अमृतसर में था। ऐसे ही इन दोनों जगह पे इनके तोपखाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी थे, कैनन डिवीजन, एक लाहौर, एक अमृतसर में। इनके राज दरबार, जहां पे राजा विराजते और दरबार लगाते, उसे दरबार ए आला कहा गया है। और इनका जो पूरा राज था पंजाब, उसे सरकार ए खालसा कहा गया। इनके जो सिक्के होते उसे नानक शाही कहा गया, जो कॉपर के होते, सिल्वर के होते, नानक शाही कहा गया। फ्रांस का एक ट्रैवलर जो हिस्टोरियन भी था, पंजाब आया और इनसे मिला, पंजाब आया और इनसे मिला, और महाराजा रंजीत सिंह की तुलना उस फ्रेंच ट्रैवलर विक्टर जामा, उसका नाम है विक्टर जामा, विक्टर जामा ने इनकी तुलना की नेपोलियन बोनापार्ट से। तो रंजीत सिंह की तुलना किसने नेपोलियन बोनापार्ट से की? फ्रेंच ट्रैवलर कम हिस्टोरियन, ठीक है, कौन? समझ गए ना? तो विक्टर जामा ने किया। अब दूसरी बात, तो क्या जब महाराजा रंजीत सिंह गद्दी पर हैं, यही कोई 1780 से लेकर 1839 तक का समय देखते हैं, तो बिल्कुल 1789 में 14 जुलाई को फ्रांस में फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन होता है और नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी नशी होता है, ठीक है ना? तो और जो 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट अपना कोड भी जारी करेगा, नेपोलियन कोड। तो देखा दोनों का समय एक ही है, इसलिए इनकी तुलना की गई, ठीक है। तो यहां तक तो आपने देखा महाराजा रंजीत सिंह का चरित्र, ठीक है। अब आइए दीवान दीनानाथ, दीनानाथ नाम के हिंदू इनके फिनेंस मिनिस्टर थे, और मोहक चंद जो थे वो वजीर पद पर थे। फकीर अजीजुद्दीन जो थे वो भी इनके वजीर थे और सेना के प्रभारी भी। देखा आपने? तो मोहक चंद, दीवान दीनानाथ, फकीर अजीजुद्दीन बड़े ओहदादार थे, जबकि एक सिख राज्य आपको दिखता है। तो ये धर्म सहिष्णु राज्य है। फ्रेंच आर्मी ऑफिसर अलार्ड और वंतूरा ने इनके आर्मी को ट्रेंड किया था। तो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को किसने ट्रेंड किया? तो दो ऑफिसर्स थे, अलार्ड और वंतूरा फ्रेंच ऑफिसर्स थे, तो ट्रेंड किया। पॉइंट क्लियर? समय गुजरता है और 1809 में महाराजा रंजीत सिंह को एक संधि करनी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और अमृतसर की संधि जो है 1809 में साइन अप हुई। इस संधि के
प्रावधान के अनुसार महाराजा रंजीत सिंह का राज्य पूरब में सतलुज नदी तक सिमट दिया गया। यानी यह डिक्लेयर कर दिया गया कि महाराजा रंजीत सिंह के पंजाब राज्य की पूर्वी दक्षिणी सीमा सतलुज नदी है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे अंग्रेज हैं। ये बार बार टालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए वो भी शांत रहे। खैर, अब बात आगे बढ़ाते हैं। 1822 की बात है। 1822 काबुल में देखते हैं एक राजा था शाह शुजा, यानी वो वहां का सुल्तान था, शाह शुजा। और अफगानिस्तान में रूलर को, शासक को शाह कहते हैं। तो शाह यानी राजा, नाम शुजा, शाह शुजा था। उसके कई सौतेले भाई भी थे। शाह शुजा के पास ही कोह ए नूर हीरा मौजूद था उस वक्त। अन्य भाइयों को इससे द्वेष था, जेलसी थी, और अन्य भाई सत्ता चाह रहे थे, सौतेले भाई। तो इसकी जान पर बनाई। इसने अपनी जान की रक्षा के लिए काबुल का त्याग करके भागकर लाहौर आ गया और महाराजा रंजीत सिंह से संरक्षण मांग लिया कि मुझे शरण दीजिए, शेल्टर दीजिए। महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें शेल्टर दिया, यानी जान बचा ली, अपना दे दिया कि यहीं रहिए, और उनकी सुरक्षा दे दी। तो इस तरह से शेल्टर मिल गया 1822 में। लेकिन शाह शुजा से कोह ए नूर हीरा रंजीत सिंह ने ले ली। ये सारी बातें कब हुई? 1822। 1822 में चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का आविष्कार करता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का नियम देता है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इसी 1822 में नेपोलियन बोनापार्ट अटलांटिक ओशियन के, साउथ अटलांटिक ओशियन में सेंट हेलेना द्वीप पर दम तोड़ देता है, जहां उसे 1818 में निष्कासित करके मरने के लिए अकेला इस निर्जन टापू पर छोड़ दिया था। ये सारी घटनाएं 1822 जब कोहिनूर भारत आया, रंजीत सिंह लाए, शाह शुजा को शेल्टर देकर उसे लिए। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1831 का टाइम है। अच्छा, अमृतसर की जो संधि हुई उसमें कौन दो लोग हैं? एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह और एक तरफ जो है चार्ल्स मेटकाफ है। जो मेटकाफ आगे चलकर 1835-36 एक साल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा बेंटिक के बाद, और जिसके नाम से आज दिल्ली में एक भवन है, मेटकाफ हाउस। जिस मेटकाफ हाउस में DRDO का हेडक्वार्टर है। तो मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच संधि हुई 1809, अमृतसर की संधि। ठीक है। अब आइए 1831 में आज के पंजाब के रोपड़ नाम की जगह पर फिर एक संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो एट प्रेजेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, 1828 से लेके 35 तक रहेगा। तो 1831 में रोपड़ की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इसके तहत यह कहा गया कि आपकी अब पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री पंजाब की अब इंडस रिवर है। आप सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम नहीं जा सकते। तो इनकी सीमाओं को बांध दिया गया, पूरब से, दक्षिण से, उत्तर और पश्चिम से। और उसमें संधि ने एक प्रोविजन डाला कि सिंध के जो शासक हैं, जिन्हें जाम कहा जाता, सिंध के शासक के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी व्यवहार करे, संधि करे, समझौते करे, व्यापार करे, आप महाराजा रंजीत सिंह यानी पंजाब राज इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो ये रोक दिया। अब हम देखते हैं 1832 में 32 में सिंध के जाम के साथ एक संधि कर लेता है अंग्रेज, और सिंधु नदी के मुहाने से अंदर सिंधु नदी के तटीय प्रदेशों में व्यापार वाणिज्य का अधिकार ले लेता है, और सिंधु के तहत यह अधिकार ले लिया। देखा, सिंध से उनको हटा दिया, और सिंध प्रदेश में राजा के दरबार में यानी जाम के दरबार में एक अंग्रेज ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया चार्ल्स नेपियर का। और जो चार्ल्स नेपियर 1843 में सिंध पर कब्जा कर लेगा, जो पढ़ा चुका हूं मैं। तो सिंध से इनको अलग कर दिया रोपर की संधि से। किसके बीच हुई, कब हुई, क्या हुआ? अब देखते हैं 1835 में ये पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह एक लड़की से शादी करते हैं जो उनसे बहुत कम उम्र के हैं, जिनका नाम चांद कौर, जिंदन कौर, रानी जिंदन के रूप में जाना जाता है। तो चांद कौर या जिंदन कौर से उन्होंने शादी की। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, दिल फिदा हो गया। इन्होंने अपनी तलवारें और राज की निशानी भेज दी कि शादी करके आ जाओ। तो इस तरह से 1835 में उन्होंने शादी की। सबसे कमसीन यानी सबसे छोटी पत्नी थी। कमसीन का अर्थ है कम उम्र, फारसी भाषा है सीन, उम्र। कम उर्दू यानी थोड़ा, थोड़ी उम्र यानी छोटी उम्र यानी कच्ची उम्र यानी यंग, तो कमसीन थी। महाराजा रणजीत सिंह और चांद कौर से एक बालक भी पैदा हुआ, लेकिन गर्भवती तो हुई महाराजा रणजीत सिंह के जिंदा रहते ही, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु मेरा ख्याल है 27 जून के आसपास 1839 को हो गई। तो महाराजा रणजीत सिंह 1839 को हमारे बीच नहीं रहे। उनके मृत्यु के बाद जिंदन कौर ने एक बेटा को जन्म दी जिसका नाम पड़ा दलीप सिंह, जिसको इंग्लिश में DU से लिखेंगे, DULEEP, दलीप सिंह। दलीप मतलब होता है धरती। तो ये वो बेटा है राजा रणजीत सिंह का जो उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ, जिंदन कौर की इकलौती संतान। अब क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह चल बसते हैं, उसकी जगह उनका बेटा आता है खड़ग सिंह, वो गद्दी नशी होता है। पर 1839 में ही खड़ग सिंह की हत्या होके उसकी जगह ले लेता है शेर सिंह। शेर सिंह शेर सिंह की भी हत्या हो जाती है 1939 में ही, और उसकी जगह रणजीत सिंह का तीसरा बेटा आता है नौनिहाल सिंह। तो नौनिहाल सिंह 1840 में गद्दी नशी होता है, लेकिन 1843 में क्या होता है समझिए। 1839 में दलीप सिंह जन्म ले लेता है, नाबालिग है, जिंदन कौर उनकी मां है, और रणजीत सिंह के ये 3 बेटे देखे, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, गद्दी पर आए, काट दिए गए। अब उनकी जगह कौन आएगा समझिए। जिंदन कौर समय के साथ इंगेज हो गई, लव अफेयर में आ गई वहां के एक मंत्री के साथ जिसका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह और कोई सिपाही थे तेजा सिंह, और एक था लाल सिंह। लाल सिंह जो है वो देखते हैं ये इसका भाई है जिंदन कौर का। तो जिंदन कौर ने अपने भाई की मदद से अपने बेटे दलीप सिंह को गद्दी दिलाने में सफल रही। 1843 में 4 साल की उम्र में दलीप सिंह गद्दी पर बैठा, मामा लाल सिंह साथ रहा, और जिंदन कौर ने अपने प्रेमी का भी यूज की, तेजा सिंह का, कहते ध्यान सिंह का, और इस तरह से पावर ऑफ अटर्नी, सारी शक्तियां रानी जिंदन कौर के पास रही। आगे चल करके जिंदन कौर को यह महसूस हुआ कि मेरा भाई ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, और हमारे बेटे पर दबाव बना रहा है।
तो उसको बीच से हटाना होगा। अब देखिए, भाई की मदद से गद्दी पर अपने बेटे को दिलाई, अब अपने प्रेमी ध्यान सिंह की मदद लेकर अपने भाई का कत्लेआम करवा दी और पूरा पावर के साथ अब यूज होने लगी, अपने राज का चलाने लगी। और बेटा तो नाबालिग है। अब देखते हैं, एक समय बदलता है और 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच युद्ध होता है। तो इसे कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1846। इस युद्ध में अंग्रेज नहीं जीतते, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज पे अपना दबाव बना लिए और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भाग, श्रीनगर वाला कश्मीर वाला भाग जो है, जम्मू कश्मीर वाला भाग, पूरा जम्मू और कश्मीर वाला भाग, लद्दाख उद्दाख सब, ये सारा जो है अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। जिंदन कौर और राजा नाबालिग है, मालूम ही है, दलीप सिंह है। तो एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की संधि के तहत अंग्रेजों ने कहा कि मुझे अगर 50 लाख रुपए दोगे तो मैं ये दे दूंगा, पर खजाने में पैसे नहीं। तब जो एरिया कब्जे में था अंग्रेजों के, उसी एरिया को दलीप सिंह ने बेचा अपने ही एक मंत्री स्तर के सामंत को, जो क्षेत्र विशेष में काम करता था पंजाब राज के दलीप सिंह के लिए ही, जिसका नाम था डोगरा गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह को कहा कि आप दो। वो एक छोटा सा रियासत का राजा था, लेकिन काम करता था पंजाब के लिए, ऑफिसर था। तो डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 50 लाख रुपए में वो जम्मू कश्मीर वाला भाग खरीद लिया, जिसमें आज लद्दाख भी है। ये 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए गए और इस तरह से अब डोगरा राजा गुलाब सिंह का अधिकार हो गया। और 1901 या 1906 तक गुलाब सिंह रहे। उसके बाद अन्य राजा आए जिनका नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह जो आए 1947 तक वो गद्दी पर रहे। और 1947 के दरमियान 10 वर्ष के बालक थे हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह, जो आज भी जिंदा हैं, 100 वर्ष के आसपास चल रहे हैं। तो जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो हरि सिंह यही डोगरा राजा थे, गुलाब सिंह के वंशज। तो 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, दलीप सिंह ने 50 लाख में जम्मू कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह के हाथों बेचा और इस तरह से जम्मू कश्मीर से हाथ धोना पड़ा। ये बात फिर 1846 में, 1846 के बाद 1848 में एक युद्ध होता है चिलियांवाला। अंग्रेज बुरी तरह हारे, पर षड्यंत्र के माध्यम से अपनी कुछ बात मनवाने में कामयाब हो गए और पंजाब के लाहौर में अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करवा लिए, जिसे रिजेंट कहते, उपशासक, यानी इंटरफेयर शुरू कर दिया और अपने मुताबिक कुछ ऑफिसर्स को जगह जगह अपॉइंट करवा दिया ताकि पावर का इस्तेमाल कुछ हम भी कर सके। अब क्या होता है, आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ये आरोप लगाती है पंजाब राज्य पर कि आपने रिजेंट को मारा है, हमला किया है, और इस बात को लेकर अपनी ताकत के दम पर जिंदन कौर को, ध्यान देंगे, नाभा के किले में कैद कर दिया। नाभा एक जगह है जिसके लिए आज ही एक न्यूज भी आया है। तो नाभा के किले में हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर दिया। अब बेटा नाबालिग 7-8 साल का या 9 साल कह लीजिए, और इधर ये। अब क्या होता है, 1849 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, जो भारत का गवर्नर जनरल
1848 से 56 के बीच में है, वो लाहौर आता है 1849 में, और लाहौर आकर एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है इस 10 वर्ष के बालक दलीप सिंह से। और उस एग्रीमेंट के तहत यह होता है, जिसको पढ़ के लाहौर से सुनाता है डलहौजी, मैं पंजाब का राजा दलीप सिंह होशो हवास में अपनी इच्छा से पंजाब राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर रहा हूं। आज से यह ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य होगा। यह घोषणा पढ़ा डलहौजी ने और पंजाब का विलय कर दिया बाय फोर्सली, जबरदस्ती। अब नाभा के किले से जिंदन कौर को छोड़ा गया और दोनों मां बेटे को गद्दी से उतार गया और कलकत्ता से स्टीमर पर इंग्लैंड भेज दिया। कुछ खजाने से जो धन ले जा सकते थे अपना ले गए और इंग्लैंड चले गए। वहां दोनों क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए और कोहिनूर हीरा जो दलीप सिंह के पास था वो डलहौजी ले लिया, और ये हीरा 1852 में या 1853 में क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया। जबरदस्ती हीरा ले लिया, वहां गिफ्ट कर दिया। इस तरह से कोहिनूर चला गया इंग्लैंड के पास, जो आज भी इंग्लैंड के पास है। अब ये जो दलीप सिंह है बड़े हुए और इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट के खिलाड़ी हुए, जिनके नाम से भारत में भी एक ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी। अब इसी दलीप सिंह की एक पुत्री हुई, जिनके 2 मकान को ब्लू प्लैंक का दर्जा अभी 15 दिन पहले इंग्लैंड में दिया गया है। दलीप सिंह की बेटी सोफिया जो है, सोफिया नाम है उनका, अभी डेथ कर चुकी हैं। सोफिया जो थी उसे क्वीन विक्टोरिया ने एक बेटी के तौर पे पाला पोसा, यानी ये मेरी बेटी है, तो बेटी की हैसियत दिया। बेटी हो नहीं गई, बेटी की हैसियत से पाला, जैसे अब्दुल रहीम खाना को अकबर ने पाला। तो उसी सोफिया की मृत्यु बहुत साल पहले हो गई जो है। तो कोहिनूर हीरा पे भी ये क्लेम है रंजीत सिंह के परिवार का कि हमारा है, पर नहीं, हम भारत सरकार ने कोई क्लेम नहीं किया है। कुल मिला के पंजाब राज्य का यही सवाल है, यही कहानी है, और इसी के साथ ये हम आज समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हम ज्योग्राफी की क्लास चलाएंगे, ठीक है। और इसकी स्टोरी जो मैंने कही, ये सारा राइटिंग वर्क करेंगे हम मंडे को। स्टोरी अच्छी लगी? गुड, एंड टेक केयर।